अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी मोमेंट्स ऑफ फिज़िक्स। मेरा नाम है मोहम्मद हसन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ईयर एफएससी के लिए। अगर आपको ये समझना है कंप्लीट तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और आपको अपने हाथ में एक पेन और पेपर रखना होगा, क्योंकि आपको कुछ पॉइंट्स नोट्स करने हैं। ठीक है ना। तो आप अपने हाथ में पेन और पेपर रखें, वीडियो को पॉज करें और पेन और पेपर लेकर आएँ। अगर आपने इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले आपको कोलिजन के बारे में जानना होगा। कोलिजन तो टकराव होता है, आप जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको प्रॉपर डेफिनेशन में हम कैसे लिखेंगे? व्हेन टू और मोर बॉडीज come close enough such that there is some sort of interaction between them, then collision is said to be taken place। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है कोलिजन की। अब कोलिजन की भी यहाँ पे दो टाइप्स हैं, एक है इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। अ कोलिजन इन विच टोटल लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व। के हमारे पास ऐसा कोलिजन जिसमें टोटल लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहें, ठीक है ना, यानी कि महफूज रहें, तो वो क्या कहलाती है? इलास्टिक कोलिजन कहलाती है। एन आइडियल केस इन विच नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इज परफेक्टली इलास्टिक। यानी कि ऐसा आइडियल केस बनाया जाए कि जिसमें कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट ना हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? परफेक्टली इलास्टिक कहलाएगा। जैसे कि हमारे पास मोमेंटम की अक्सर एग्जांपल आती हैं, ठीक है ना। और इसकी दूसरी टाइप्स है इन इलास्टिक कोलिजन, अ कोलिजन इन विच टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व। ये होती है इन इलास्टिक के जिसमें हमारे पास मोमेंटम तो कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, तो इसको हम कहेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। लेकिन हमारा टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन के बारे में। आप इलास्टिक कोलिजन को अच्छी तरह समझ लें कि अ कोलिजन इन विच टोटल लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होगी? इलास्टिक कोलिजन होगी। अब हमें इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन स्टडी करना है। उसके लिए आपने दो बॉल्स कंसीडर करनी है। उनके मैसेज क्या हैं? m1 और m2, और वो मूव कर रही हैं विद वेलोसिटी v1 एंड v2 और x एक्सिस पर हैं वो, ठीक है ना। और यहाँ पर जो हमारे पास बॉल 1 है यानी कि m1 जिसका मैस है वो कोलाइड करेगी बॉल m2 से, ठीक है ना। और कोलिजन करने के बाद उनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाती हैं v1 डैश और v2 डैश में, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारे पास जो कोलिजन है वो इलास्टिक इन नेचर है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम भी हमारे पास कंजर्व्ड है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है। जैसे कि आप ये इस इमेज में देख सकते हैं कि ये दोनों वेलोसिटीज़ हैं इन बॉल्स की, ठीक है, जिनका मैस है m1 और m2 बिफोर कोलिजन, ये वाली हमारे पास यानी कि इसकी इमेज है। और फिर उसके बाद आफ्टर कोलिजन m1 और m2 इनकी वेलोसिटीज़ क्या हो जाएंगी? v1 प्राइम एंड v2 प्राइम, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आपको फार्मूला याद होगा। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना है, ठीक है ना। इस इक्वेशन नंबर 1 को आप अभी नोट कर लें अपने पेज पे, ठीक है ना। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 v डैश प्लस m2 v2 डैश, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। m1 v1 माइनस m1 v1 डैश, यानी कि हमने सिर्फ और सिर्फ m1 वाली टर्म्स इधर ले आए हैं और m2 वाली टर्म्स इधर ले आए हैं। अब इनमें से हम m1 कॉमन ले लेंगे लेफ़्ट साइड पर और m2 कॉमन ले लेंगे राइट साइड पर। ये देखें कि हमने m1 इधर से कॉमन ले लिया है और m2 इधर से कॉमन ले लिया है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पे यूज़ करना है। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पर वही फार्मूला लगेगा लेकिन कंजर्वेशन के हिसाब से, कि यहाँ पे 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, इसी तरह 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, फिर डैशेस आ जाएंगी 1/2 m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश का स्क्वायर। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये 1/2 कॉमन लेकर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। वो मैंने कैंसिल आउट कर दिए, तो हमारे पास सेम एज इट इज़ टर्म्स आ गई 1/2 के अलावा, ठीक है ना। अब आपने इनको भी यहाँ पे रीअरेंज करना है कि आप एक साइड पर m1 वाली टर्म्स लें और दूसरी साइड पर m2 वाली टर्म्स, और इनमें से भी क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। इस साइड से भी हम m1 कॉमन ले लेंगे और इस साइड से भी m2 कॉमन ले लेंगे,
ठीक है, तो कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है, v1 का स्क्वायर माइनस v1 डैश का स्क्वायर, और इसी तरह यहाँ पर भी m2 v2 डैश का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, ठीक है। आपने मैथ का एक फार्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उस फार्मूला का हमने यहाँ पर यूज़ करना है, और ये जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं इनको सेपरेट करना है। एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे। ये देख सकते हैं कि m1v1 माइनस v1 डैश v1 प्लस v1 डैश। इसी तरह इस साइड पे भी हम यही काम करेंगे, और ये हमारे पास टर्म्स कुछ इस तरह की आ जाएंगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया है। अब आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 और 2 में हमारे पास कुछ सिमिलर टर्म्स हैं, ठीक है ना। हम इनको क्या करवा सकते हैं, इनको डिवाइड करवा सकते हैं। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2, डिवाइड करवाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये m1 जो है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसी तरह ये माइनस वाली टर्म्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगी, और फिर m2 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फिर ये वाली माइनस वाली टर्म्स भी v2 की कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। इसको आपने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देना है, और इक्वेशन नंबर 4 आप नोट भी कर लें। ये जो इक्वेशन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप नोट करते जाएँ, आप उनको नोट कर लें। अब इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा, v1 माइनस v2, और फिर उसके बाद v2 डैश माइनस v1 डैश, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो v1 और v2 वेलोसिटीज़ हैं, ये दोनों बॉल्स की वेलोसिटीज़ हैं बिफोर कोलिजन, ठीक है ना। तो ये दोनों वेलोसिटीज़ आपस में क्या है, रिलेटिव हैं। इसी तरह हम इसको रीअरेंज करें राइट साइड को, यानी कि यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें, तो ये वेलोसिटीज़ हमारे पास हैं आफ्टर कोलिजन, और v1 डैश माइनस v2 डैश ये आपस में क्या है, रिलेटिव हैं, ठीक है ना। तो आप उनको इस तरह भी लिख सकते हैं कि v रिलेटिव इज इक्वल टू माइनस v डैश रिलेटिव। और यहाँ पर ये रिलेटिव क्यों है, क्योंकि स्पीड ऑफ अप्रोच, स्पीड ऑफ सेपरेशन और स्पीड ऑफ रिसेशन, यानी कि पहुँचने की और अलग होने की और वापस जाने की जो स्पीड है वो हमारे पास इक्वल है, ठीक है ना। तो आप इनको इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने इक्वेशन नंबर 4 जो मैंने कहा था कि आप नोट कर लें, उस इक्वेशन से आप v2 डैश की वैल्यू को अलग करें, ठीक है ना। अगर आपको अपनी इक्वेशन पर नज़र जमाए तो हम वहाँ से v2 डैश को अलग कर सकते हैं। इस v2 डैश की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। 1 में पुट करने के बाद हम सिर्फ और सिर्फ जहाँ v2 डैश था वहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट कर दिया। अगर आपने इक्वेशन नंबर 1 नोट की है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो m1 v1 प्लस m2 v2, उसके बाद इक्वल आ जाएगा, फिर m1 v1 डैश प्लस m2, और उसके बाद आपने ये वैल्यूज लिख देनी है। अब आप m2 को मल्टीप्लाई करवा दें इन तीनों से। सो मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा, m1 v1 डैश प्लस m2 v1, इसी तरह प्लस m2 v1 डैश माइनस m2 v2, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर क्या करें कि आप v1 को जो है इस तरफ ले आते हैं, ठीक है ना। कुछ टर्म्स को हमने एक अलग करना है और कुछ को अलग करना है, यानी कि v1 डैश वाली जो टर्म्स हैं वो हम राइट साइड पर ले आते हैं, ठीक है ना, और बाकी जो बची हैं वो लेफ़्ट साइड पर ले जाते हैं। लेफ़्ट साइड पर ले जाने के बाद आपके पास कुछ ये टर्म आएगी, क्योंकि हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। क्या कॉमन ले रहे हैं, v1 कॉमन ले रहे हैं। हमारे पास ये आंसर आ जाएगा m1 माइनस m2, फिर ये आ जाएगा v1, और ये दो m2 v2 हैं तो इनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास 2m2 v2 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ से भी हम v1 डैश कॉमन ले लेंगे, ठीक है, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब आपने यहाँ से फाइंड क्या करना है, हमारा मेन मकसद क्या है कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम यहाँ से v1 डैश की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। सो आप जो ये m1 और ये m2 हैं ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इधर ले जाकर इन दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड करवा दें। तो डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। आप इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें, ठीक है। और ये हमारे पास v1 डैश की वैल्यू आ गई है। अब हमने वैल्यू निकालनी है v2 डैश की, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 4 आप फिर से इक्वेशन नंबर 4 को लें और वहाँ से v1 डैश को अलग कर दें। v1 डैश को अलग करने के बाद आप यही वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, फिर से इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। और 1 में पुट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ जाता है कि यहाँ पर इस जगह पे क्या था, v1 था, हमने यहाँ पर v1 डैश की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। तो ये हमारे पास v1 डैश की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पर m1 को जो है अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। अब उसी तरह जैसे हमने v1 डैश फाइंड करने के लिए किया था कि डैश वाली टर्म्स एक तरफ और विदाउट डैश वाली एक तरफ, तो
आप ये जो है डैश वाली टर्म्स, ये जो डैश वाली टर्म्स है ये एक तरफ रहने दें और बाकी टर्म्स इधर लाकर प्लस या माइनस जो भी होती हैं वो करवा दें। ये करवाने के बाद आपने ये करवाया है और फिर हमारे पास देख सकते हैं कि ये m1 v1 ये दो हैं, ठीक है ना, ये टू यानी कि ये प्लस हो जाएंगे, टू हो जाएंगे। और फिर यहाँ से भी इनको भी हम अलग कर लेंगे, यानी कि यहाँ से v2 हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे और यहाँ से v2 डैश कॉमन ले लेंगे इस तरह, ठीक है। हमने ये इधर कॉमन ले लिया, इधर भी कॉमन ले लिया और इन दोनों को प्लस कर दिया है, वो 2m1 v1 हो जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ से v2 डैश को फाइंड करना चाहते हैं, ये हमारे पास v2 डैश है, आप इसे फाइंड करना चाहते हैं तो आप m1 और m2 को, यानी कि m1 प्लस m2 को आप इधर डिवाइड करवा सकते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा, v2 डैश इज इक्वल टू m2 माइनस m1, ठीक है, वो ये है। इसके नीचे हमने m1 प्लस m2 को डिवाइड करवा दिया और प्लस m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये इक्वेशन नंबर 6 का नाम आपने इसको दे देना है। अब आप ये इक्वेशन भी नोट कर लें, मैंने जो आपको इक्वेशन नोट करवाई हैं वो हैं 1, 4, 5 और 6। इन इक्वेशन को ज़रूर नोट कर लें क्योंकि आपको इनकी ज़रूरत है। तो हमारे पास ये v2 डैश की भी वैल्यू निकल गई। अब हम कुछ केसेस को स्टडी करेंगे, ठीक है ना, स्पेशल केसेस। वो केसेस भी स्टडी करना ज़रूरी हैं, एग्ज़ाम में आते होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला केस है कि अगर m1 और m2 उनका जो मैस है वो बराबर है, हम उनको कह लेते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ m के बराबर है, यानी कि दोनों बॉल्स का मैस इक्वल है, तब हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 5 है आपने नोट की हुई है, आप वहाँ पर जहाँ m1 और m2 नज़र आ रहा है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ m पुट करेंगे, ठीक है। m पुट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये वाली टर्म्स जो हैं वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, m माइनस m ज़ीरो हो जाएंगे, तो हमारे पास ये सारी टर्म तकरीबन ज़ीरो हो जाएगी, बिल्कुल इसी तरह। और यहाँ पर भी हमने अगर m जो है ये v2 इसकी जगह m1 था यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया सिर्फ और सिर्फ m, ठीक है। अब आप यहाँ से इनको भी प्लस कर सकते हैं तो वो 2m आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, m भी कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास रिज़ल्ट ये आएगा, ये देख सकते हैं आप, ये डायग्राम है हमारे पास। इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो बॉल्स हैं, इनके मैसेज क्या कर दिए हमने, इक्वल कर दिए हैं। अभी आफ्टर कोलिजन में आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास ये रिजल्ट आ गया v1 डैश इज इक्वल टू v2, ठीक है। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 6 को कंसीडर करें और उसमें हम मैसेज इक्वल पुट करें तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा, इनके पुट करने के बाद, और ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी और ज़ीरो होने के बाद हमारे पास ये भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो, और हम यहाँ से 2m को कैंसिल कर सकते हैं और ये फिर हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या मतलब हुआ कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, रिज़ल्ट ये निकलता है कि जब दोनों मैसेज हमारे पास इक्वल हों और कोलाइड करें तो उनकी वेलोसिटीज़ जस्ट इंटरचेंज हो जाती हैं, यानी कि v1 वेलोसिटी है वो v2 में चली जाती है और v2 डैश वेलोसिटी है वो क्या v1 में चली जाती है। तो ठीक है, ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट है। तो आप ये देख सकते हैं कि v1 डैश वेलोसिटी v2 में चली गई और v2 डैश वेलोसिटी हमारे पास चेंज होकर v1 हो गई, ठीक है ना। तो ये आफ्टर कोलिजन की है। अब केस नंबर 2 को स्टडी करेंगे। केस 2 हमारे पास क्या है कि m1 यानी कि मैसेज तो इक्वल है, m1 m2 इज इक्वल टू m, लेकिन यहाँ पे हमने v2 वेलोसिटी जो है उसको भी ज़ीरो लिखा है, उसको भी ज़ीरो कंसीडर किया है, ठीक है ना। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 जो है वो कुछ इस तरह की आ जाएगी कि वो हमने पहले इसी तरह जैसे केस 1 में किया, m को हम m1 और m2 जहाँ हैं वहाँ हमने m पुट कर दिया और उसके बाद जहाँ v2 वेलोसिटी थी वहाँ पर भी हमने ज़ीरो पुट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी और ये टर्म भी ज़ीरो आ जाएगी। तो आप लिख सकते हैं कि v1 डैश हमारे पास टोटली ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो ये टर्म ज़ीरो, और यहाँ पर भी m माइनस m क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, तो ये भी सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास डायग्राम के मुताबिक क्या है, हमने v2 को ज़ीरो लिया है, यानी कि v2 रेस्ट पर है, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। हमने v1 को उसमें v2 में यानी कि मारा है, जो मैस m1 है उसको m2 में हमने कोलाइड करवाया है, ठीक है। कोलाइड करवाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो v1 है वो रुक गया है और रुकने के बाद v2 है उसने यानी कि मूविंग करना शुरू कर दिया है। सो अब आप देख सकते हैं कि हम अगर इक्वेशन नंबर 6 को कंसीडर करें, उसमें हम मैसेज इक्वल पुट करें और वेलोसिटी भी ज़ीरो पुट करें, v2 जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो पुट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। तो हमारे पास ये टर्म जो है वो तो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, वो हो जाएगी m प्लस m, 2m हो जाएंगे और फिर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 2m और 2m से। तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ जाएगी सिर्फ और सिर्फ v1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने एक बॉल जो रेस्ट पर थी
हमने उस बॉल पर दूसरी बॉल से कोलाइड करवाया है, और जिससे कोलाइड करवाया है यानी कि इंसिडेंट बॉल, ठीक है, जिससे कोलाइड करवाया है वो रुक गई है, और फिर जिसको कोलाइड करवाया है, जिस पर कोलाइड करवाया है वो चलने लग गई, यानी कि वो मूव कर गई है। तो इसका रिजल्ट आप क्या लिखेंगे? इफ़ टू बॉल्स कोलाइड इलास्टिकली विद अ बॉल ऑफ सेम मास एट रेस्ट, then moving balls come to rest while stationary balls start moving with velocity of incident ball। तो जैसा कि मैंने कहा कि जैसे कि बच्चे जो है कंचे खेलते हैं, तो वो एक बॉल को दूसरी बॉल में जब वो कोलाइड करवाते हैं, तो कोलाइड करवाने के बाद एक रुक जाती है और दूसरी चलने लग जाती है। अब हम केस नंबर 3 स्टडी करते हैं। केस नंबर 3 में हमने क्या स्टडी करना है कि M2 जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है M1 से, यानी कि नियरली इक्वल टू ज़ीरो, और V2 वेलोसिटी भी ज़ीरो आ जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 कुछ इस तरह की बनेगी, जब हम उसमें M2 ज़ीरो पुट करेंगे और V2 भी ज़ीरो पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये टर्म तो हमारे पास हो जाएगी ज़ीरो, और ये टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, इस तरह की कुछ आ जाएगी। और इस तरह का रिजल्ट आने के बाद आप M1 को M1 से कैंसिल कर सकते हैं, और ये हमारे पास V1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी डायग्राम कुछ इस तरह है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर V1 डैश इज इक्वल टू V1 आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 6 में भी यही वैल्यूज़ अगर हम पुट करें, M2 की जगह ज़ीरो और V2 की भी जगह ज़ीरो पुट करें, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। ये सारी टर्म हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, और इसमें से हमारे पास M1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि M1 कैंसिल आउट होने के बाद हमारा रिज़ल्ट आएगा 2V1। ठीक है ना, 2V1 आने के बाद अब इसको एक्सप्लेन इस तरह करेंगे कि हमारे पास M2 जो है वो रेस्ट पर है, और हमने M1 को जो ज़्यादा बड़ा है M2 से, उसको हमने रेस्ट वाली बॉल पर कोलाइड करवाया। ठीक है ना, कोलाइड करवाने के बाद उसकी वेलोसिटी तो वैसी ही रहेगी जैसी है। ठीक है ना, यानी कि V1 डैश इज इक्वल टू V1 आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन जो सेकंड बॉल है उसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसका रिजल्ट आप कुछ इस तरह लिखेंगे कि हमारे पास व्हेन अ मैसिव बॉल कोलाइड्स इलास्टिकली विद द लाइट बॉल, देन मैसिव बॉल कंटिन्यूज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, यानी कि मारने वाली बॉल यानी कि इंसिडेंट बॉल है जो हमारे पास, वो हमारे पास उसी सेम वेलोसिटी में रहेगी, जबकि हमारे पास जो लाइट बॉल है जिस पर हमने स्ट्राइक करवाया है वो उसकी वेलोसिटी ट्वाइस हो जाएगी, डबल हो जाएगी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट बॉल। ठीक है ना, तो ये हमारे पास केस नंबर 3 आ गया। अब हम केस नंबर 4 को स्टडी करना चाहते हैं। वो हमारे पास क्या होगा कि M1 लेस देन M2 होगा, यानी कि M1 नियरली इक्वल टू ज़ीरो और वेलोसिटी V2 ज़ीरो। इसमें क्या होगा कि इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास कुछ इस तरह की आ जाएगी, V1 डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर M1 की जगह पे आप जहाँ जहाँ M1 है वहाँ वहाँ ज़ीरो पुट करेंगे, तो वो पुट करने के बाद हमारे पास ये टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी भी V2 ज़ीरो पुट की है, और उसके बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, और इसमें माइनस की साइन भी आएगी क्योंकि M2 के साथ माइनस लगा हुआ है। माइनस के बाद अब आप देखेंगे कि M2 तो हो जाएगा कैंसिल, तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा, और डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये V1 डैश इज इक्वल टू माइनस V1 है। ठीक है ना, उसके बाद इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास किस तरह की आएगी, उसमें हम यही वैल्यूज़ M1 ज़ीरो और V2 ज़ीरो पुट करेंगे। ये पुट करने के बाद आप क्या देखेंगे कि हमारे पास इस तरह का रिजल्ट आएगा, मतलब दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर हम M1 ज़ीरो पुट कर रहे हैं, इसकी वजह से ये टर्म ज़ीरो, और यहाँ पर V2 ज़ीरो पुट करें उसकी वजह से ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो ज़ीरो हो जाएगी। अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि एक लाइट बॉल है हमारे पास, यानी कि M1, हम V2 पे यानी कि M2 पे इसको क्या करेंगे, स्ट्राइक करवाएंगे। क्योंकि M2 जो है वो रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। स्ट्राइक करवाने के बाद आप देखेंगे वो ज़्यादा भारी बॉल है। ठीक है ना, तो हम M1 को उस पर स्ट्राइक करवाएंगे। स्ट्राइक करवाने के बाद ये देखेंगे कि ये बॉल वापस आ जाएगी। ये देखें कि ये बॉल हमारे पास उसको स्ट्राइक करके वापस आ जाएगी, और उसकी वेलोसिटी ज़रा भी चेंज नहीं हुई है। ठीक है ना, तो आप इसका रिजल्ट कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि व्हेन अ लाइट ball collides elastically with a massive ball at rest, the incident light ball bounce back with same velocity while massive ball remains stationary। यानी कि जिस पर हमने स्ट्राइक करवाई है छोटी बॉल की, जिसका मैस बहुत ही कम है, ठीक है ना, वो स्टेशनरी रहेगी, और जिसका मैस बहुत कम है वो हमारे पास वापस आ जाएगी, यानी कि वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास केस नंबर 4 था। ये इसके 4 केसेस थे जो कि स्टडी करना ज़रूरी थे। तो उम्मीद है आपको इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की समझ आ गई होगी। अगर आपने इसको नहीं समझा तो आप वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है,
अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के टॉपिक को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।